जब हम आनंदपुर साहिब का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक शांत पवित्र तीर्थ स्थल की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या हो अगर ये तस्वीर अधूरी हो? क्या हो अगर आनंदपुर साहिब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक ऐसा विचार था जिसने उस वक्त के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव हिला दी थी? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आखिर एक शहर एक विचार उस साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा कैसे बन गया जिसकी पूरी बुनियाद ही डर और हुक्मदूली पर टिकी थी? तो देखिए, एक तरफ है वो आम सोच कि ये एक शांत तीर्थ स्थल था, पर हकीकत ये थी कि ये एक बहुत ही खतरनाक विचार का गढ़ बन चुका था। और याद रखिए, साम्राज्य हथियारों से उतना नहीं डरते जितना विचारों से डरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से और समझते हैं कि आनंदपुर साहिब एक जगह से ज्यादा एक विचार क्यों था। साल 1699 के बाद हिंदुस्तान की सियासत में एक ऐसी दरार पड़ गई जो फिर कभी भर नहीं पाई। और जानते हैं, ये दरार किसी तलवार से नहीं बल्कि एक ऐलान से पड़ी थी, खालसा पंथ की स्थापना का ऐलान। ये एक ऐसे विचार का ऐलान था जो सत्ता की जड़ों को ही चुनौती दे रहा था। और ये ऐलान था खालसा का। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी का खालसा बनाना सिर्फ कोई धार्मिक रस्म नहीं थी, नहीं, ये एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति का बिगुल था जो सत्ता की परिभाषा को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और बस यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब हम देखेंगे कि खालसा की ये विचारधारा उस समय के सिस्टम के लिए सीधी चुनौती कैसे बनी। जरा इन 3 सिद्धांतों पर नजर डालिए जो खालसा की नींव थे। ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये उस जमाने में एक बगावत थे। पहला, किसी राजा से मत डरो। सोचिए, उस दौर में ये कहना कितना बड़ा था जहां बादशाह को खुदा की परछाई माना जाता था। दूसरा, किसी दरबार से अपनी पहचान मत मांगो, मतलब आपकी हैसियत किसी राजा की मेहरबानी की मोहताज नहीं है। और तीसरा, आपकी सबसे बड़ी वफादारी सिर्फ उस एक अकाल पुरुष के लिए है। ये शब्द नहीं थे, ये उस समय के हर राजा के अधिकार को खुली चुनौती थी। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसा साम्राज्य जो पूरी तरह झुको के उसूल पर खड़ा हो, जहां बादशाह के सामने सिर झुकाना ही सिस्टम का आधार हो, उसके लिए ये विचारधारा कितनी खतरनाक रही होगी। ये तो सीधे सीधे उनकी सत्ता की जड़ों पर हमला था। और इस नए विचार का गढ़ कौन बना? आनंदपुर साहिब। यहां वो लोग आने लगे जो जुल्म से भागे थे, वो किसान जिनका सब कुछ छीन लिया गया था, वो लोग जो जबरदस्ती धर्म बदलवाने के खिलाफ थे। आनंदपुर में आकर उन्हें वो 3 चीजें मिली जो कहीं और नहीं मिल सकती थीं। पहला, आत्मसम्मान यानी अपनी खोई हुई इज्जत। दूसरा, ट्रेनिंग ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सकें। और तीसरा, संरक्षण, जहां वो बिना किसी डर के जी सकते थे। और इतिहास गवाह है कि जब लोगों को ये 3 चीजें मिल जाती हैं तो बड़े बड़े साम्राज्य हिल जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो ताकतें पहले से सत्ता में थीं, उनका रिएक्शन क्या था? चलिए अगले हिस्से में सत्ता के इस खामोश गठबंधन के पीछे छिपे डर को समझते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। मुगलों और स्थानीय पहाड़ी राजाओं का असली डर सिखों की गिनती या उनकी फौज से नहीं था। उनका डर सिख सोच से था, एक ऐसी नई मानसिकता जो आग की तरह फैल रही थी और आम लोगों को ताकत दे रही थी। आनंदपुर में एक ऐसा समाज बन रहा था जो उस समय की सोच के बिल्कुल उलट था। पहली बात, यहाँ आपकी पहचान जन्म या जाति से नहीं, आपके काम से होती थी। दूसरी, यहाँ लोग डर से नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज से फैसले लेते थे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ ताकतवर से सवाल करना कोई गुनाह नहीं था। ये उस जमाने के लिए एक सामाजिक धमाका था। पहाड़ी राजा तो और भी परेशान थे, क्योंकि उनके अपने किसान और सिपाही जो उनकी ताकत का आधार थे, वो भी आनंदपुर की तरफ खिंचे चले जा रहे थे। ये कोई हथियारों वाला विद्रोह नहीं था, इसे आप एक मॉरल एक्सोडस कह सकते हैं। मतलब लोग एक जालिम सिस्टम को छोड़कर एक बेहतर, ज्यादा इज्जतदार जिंदगी की तलाश में जा रहे थे। लोग अब खुद से ये सवाल पूछने लगे थे, और यही सवाल राजाओं के लिए सबसे खतरनाक था। ये इस बात का सबूत था कि उनके लोगों की सोच बदल रही थी। और इसी एक डर ने उन ताकतों को एक कर दिया जो वैसे तो एक दूसरे के दुश्मन थे। मुगल सत्ता और पहाड़ी राजा जो अक्सर आपस में लड़ते थे, अब एक कॉमन दुश्मन को खत्म करने के लिए साथ आ गए, और वो दुश्मन था आनंदपुर का विचार। उनके लिए हिसाब बिल्कुल साफ था। अगर आनंदपुर का ये विचार जिंदा रहा तो उनकी सत्ता की नींव यानी लोगों का डर और उनकी आज्ञाकारिता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
ये उनके लिए अपने वजूद की लड़ाई थी। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। बात करते हैं उस शख्स की जो इस सब के केंद्र में थे, गुरु गोबिंद सिंह जी, और उनका वो ऐतिहासिक फैसला जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। गुरुजी को सब साफ दिख रहा था। वो जानते थे कि ये टकराव होकर रहेगा, कि आनंदपुर को घेरा जाएगा। वो चाहते तो वहां से निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने आनंदपुर नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि गुरुजी स्थिति को एक लड़ाई की तरह नहीं बल्कि एक विरासत की तरह देख रहे थे। उनके सामने दो रास्ते थे। अगर वो चले जाते तो आने वाली पीढ़ियां इसे कायरता कहती, लेकिन अगर वो वहीं रहकर घेराबंदी और धोखे का सामना करते तो इतिहास हमेशा सच्चाई को याद रखता। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई जज्बाती फैसला नहीं था, ये एक लीडर का फैसला था, बहुत सोचा समझा। गुरुजी का मकसद सिर्फ एक जंग जीतना नहीं था, बल्कि आनंदपुर की इस बगावत की कहानी को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर देना था। और इसीलिए 1703 आते आते आनंदपुर सिर्फ एक शहर नहीं रहा, ये सत्ता के लिए एक चुनौती बन गया, समाज के लिए एक सवाल बन गया और ताकतवर लोगों के लिए एक चेतावनी बन गया। और हाँ, दबे कुचले लोगों के लिए उम्मीद की एक रोशनी। और यहीं से शुरू होती है घेराबंदी, विश्वासघात और शहादत की वो दास्तां जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्योंकि जब सत्ता डरने लगती है तो वो दलीलों का नहीं बल्कि भूखमरी और धोखे का सहारा लेती है। जिंदा है।